वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, एक रोज़ कबल पेशावर में पुलिस लाइंस में मौजूद वाक़या एक मस्जिद में धमाका हुआ। उस धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हुए और सैकड़ों जो हैं वो आज भी मुख्तलिफ़ हस्पतालों में जो है इलाज करवा रहे हैं और कईयों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। ये एक ऐसा अंदोनाक वाक़या है जो उस नई ऐसी दहशतगर्दी की और शिद्दत पसंदी की नई लहर की एक कड़ी है जो कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान होने वाले वाक़यात की सूरत में हमारे सामने है। अब पाकिस्तान को जो ये मौजूदा मसाइल हैं सिक्योरिटी से कंसर्न, इस की क्या वजूहात हैं, क्या ऐसे मामलात हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल की जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर एक वजह बने, और क्या वो ऐसे इक़दामात हैं जो किए जाने चाहिए थे और नहीं किए गए, और अब तक जो एक डिलेड एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई या पैदा हो गई, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हो, चाहे वो तमाम तर गवर्नमेंट का और दीगर सियासी जमातों समेत तमाम तर जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं उनका शायद फोकस बहुत ज़्यादा डिविएट किया हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता जो एक साल का तकरीबन एक अरसा है जिसमें पाकिस्तान ऐसे मामलात में, ऐसे ख़तरात में और ऐसी मुश्किलात में हमें फंसा हुआ नज़र आया, जिसमें एक बहुत बड़ी जो आफत थी, कुदरती आफत, सैलाब की सूरत में पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाके में जो है उसने तबाहकारी फैलाई। फिर हमने देखा कि उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ जो है जो मामलात हुए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने फिर कार्रवाइयाँ शुरू की। अगर हम अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मुल्क का जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक इनिशिएट की गई जो अफगान बॉर्डर की उस पार से एक गैर इश्ताल दिए जाने के बगैर एक ऐसी कार्रवाई की गई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जो है पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो अपनी जानों से गए। उसके बाद केपी के सूबे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए जहां पुलिस के थानों में, चौकियों पर और दीगर और इलाकों में पुलिस को जो दहशतगर्दी का निशाना बनी, उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए और दीगर कभी बमबारी की सूरत में उनको निशाना बनाया गया। और अब ये एक मौजूदा जो एक वाक़या परसों जो एक रोज़ कबल पेशावर में एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या जो पेश आया, आज भी अगर हम बात करें तो इससे पहले हम देख रहे थे कि ये मामला जो हैं खासे बेहतर हो गए थे 2014 और उसके बाद जो आने वाला उसका वक्त था 2014 से 2017-18 तक, ये तमाम तर मामला जो हैं खासे ठहर गए थे और पाकिस्तान में सिक्योरिटी को दरपेश जो मसाइल हैं अंदरूनी तौर पर भी और शायद बैरूनी तौर पर भी अगर कहा जाए तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल नज़र आती थी बज़ाहिर। लेकिन ये तमाम मामला जो हैं अब दोबारा वही शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और इनको वापस उस गिरफ्त में लेना, अपने कंट्रोल में लाना इनेविटेबल है। और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगियों की हिफाजत जो है वो इस अमर से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के तमाम पावर स्टेक होल्डर्स बशमूल सिक्योरिटी फोर्सेस, बशमूल हुकूमत और बशमूल दीगर जो इदारे इस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, उनके लिए ये अमर बहुत ज़रूरी ठहरा कि वो तमाम इक़दाम करें, वो तमाम सूरत हाल पे एक गौर व फिक्र के लिए जो है वो इकट्ठा हों और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अब ये सारे वाक़यात जो हैं इनकी क्या सूरत हाल ऐसी बनी कि अब ये दोबारा से रिप्लेयर हो रही हैं, ये रिकरेंसेस हो रही हैं और पाकिस्तान वही 2010 और उससे पहले का जो एक ऐसा वाक़या जो कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में अगर देखा जाए वाक़यात, बल्कि एक सीरीज़ ऑफ हैपनिंग्स जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ने वाली दीगर जो जितनी भी रियासतें हैं, यहाँ एक अनरेस्ट की सूरत हाल थी। ख़ास तौर पे अगर हम अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की बात करें तो हमने देखा कि वहाँ पे जब अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हुआ उसके बाद अफ़गान जो तालिबान हैं उन्होंने इक़्तिदार जो है उस पर वो कब्ज़ा, अब उस पर वो काबिज़ हुए और वो उनके गिरफ्त में आया। उसके बाद क्या ऐसे वाक़यात हुए कि पाकिस्तान भी और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे भी अब ये शोर दोबारा से उठना शुरू हो गया है कि शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। इन तमाम तर बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे
और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे वाक़यात हुए, क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करने ज़रूरी हैं और इनको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आई वेलकम यू द शो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया राहिल साहब आपका। जी अच्छा, आप बताइएगा कि ये जो भी नई लहर अभी हमारे सामने है, जिसमें भी पेशावर का वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, और इससे पहले भी अगर बल्कि कल भी अगर एक और वाक़या पेश आया है मियांवाली के करीब, जो एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने उसको रिस्पॉन्स करते हुए, उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए जो है कार्रवाइयाँ की। अब ये जो नई लहर दौड़ी है, इसकी आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं जो हम समझते हैं कि शायद इस न्यू जो एक वेव है उसकी वजह बनी? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इस वाकये की सिर्फ इसको एक वाकया समझना या एक मामूली लहर समझना ये एक बड़ी गलती होगी। मेरा ये ख्याल है बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी हमें मौजूदा हुकूमत पर डालनी पड़ेगी, साबका हुकूमत पर डालनी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की परमानेंट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर भी इस चीज की जिम्मेदारी हमें डालनी पड़ेगी। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक मिसकैलकुलेशन थी, एक विशफुल थिंकिंग थी। विशफुल थिंकिंग ये थी कि तालिबान के आने से पाकिस्तान महफूज बन जाएगा। तालिबान की विक्ट्री बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की विक्ट्री है। ये परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर बिल्ड की गई, और हर हुकूमत ने और हर तबके ने इस एनालॉजी को बाय किया। लेकिन आज वक्त यह साबित कर रहा है कि तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान मजीद इनसिक्योर हो गया। और जो मिसकैलकुलेशन की बात मैं कर रहा हूं, अच्छा अब्दुल मिसकैलकुलेशन रहमान, ये माजरत के साथ, लेकिन मैं आपकी आवाज़ जो है वो सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा अगर माइक करीब करके बात कर सकें। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आवाज़ आपकी आ रही है जी। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। मैं ये आपको बताना ये चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक विशफुल थिंकिंग थी, जिसने आज ये दिन हमें दिखाया। एक मिसकैलकुलेशन थी पॉलिटिकल एलीट में, इस्टेब्लिशमेंट में, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो विशफुल थिंकिंग की बात मैं कर रहा हूं वो इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव सेल किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने भी इस नैरेटिव को काफी हद तक सपोर्ट किया कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है और तालिबान बरसर इक़्तिदार आते हैं, तो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। और लेकिन बदकिस्मती के साथ आज ये बात गलत साबित हो रही है। तालिबान के आने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। इसके बाद एक मिसकैलकुलेशन थी। मिसकैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब की एक सोच थी, और उस वक्त की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात पर मुत्तफिक थी कि अगर हम टीटीपी के साथ डायलॉग करें और एक आम माफी का ऐलान कर दिया जाए, और इन लोगों को, जिनको इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये नाराज लोग हैं और ये इस वजह से रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमने अमेरिका की जंग का हिस्सा बने और हमने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, और इस गुस्से की वजह से ये रियासत से नाराज हो गए। तो आज एक मर्तबा फिर इनको सीने से लगाया जाए। तो ये एक एनालॉजी थी जो इमरान खान साहब की तरफ से पेश की गई। मगर लेकिन इस यहाँ पे एक सवाल एनालॉजी पैदा होता है, वो ये है कि क्या जो यके बाद दीगरे और दीगर भी जराए और दीगर हवालों से भी जो सिक्योरिटी जो है मेजर्स लिए गए, उसके बाद जो हमने देखा कि ऑपरेशंस किए गए और कामयाब ऑपरेशंस किए गए, कौमी ऑपरेशंस भी जो है वो बड़े सक्सेसफुल रहे, और पाकिस्तान की जो टेरिटरी है हमें जो है ये बताया गया, और हमें ये हमने समझा कि शायद वो तमाम तर जो एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या ये रीइंफोर्समेंट या दोबारा से इकट्ठा होना कैसे आप देखते हैं, किस तरह पॉसिबल हुआ दोबारा?
देखिए देखिए, यही यही बात, यही नुक्ता समझने वाला है कि जब पाकिस्तान के अंदर ये सोच डेवलप की गई कि भाई अब अमेरिका बहादुर यहां से जा चुका है और अफगान तालिबान फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, और जो टीटीपी का फिनोमेना है इससे हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करने का मकसद ये था कि ये लोग सिलेंडर करें, रियासत पाकिस्तान की रिट को एक्सेप्ट करें और एक आम लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारें। और हमने ये देखा कि एक सीज फायर हुआ टीटीपी की तरफ से, और उसका एक खैर मकदम किया गया और एक पीस जस्चर के तौर पे इस चीज को अंडरस्टैंड किया गया। लेकिन ये एक ट्रैप था, और इस ट्रैप का बुनियादी मकसद ये था कि टाइम गेन किया जाए, और इस दौरान उन्होंने अपने आप को रीवैम्प किया है और अमरीकी असलहा इनके पास मौजूद है। अब इनको इंटरनेशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जिसमें स्पेशली आप रॉ को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप एनडीएस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं, ये टीटीपी उनका आलाकार बनी हुई है। लेकिन इस सब से बढ़कर पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। इसको बाज लोग हुकूमत की आईनी तब्दीली तस्वुर करते हैं और बाज लोग इसको एक कानूनी प्रोसेस के तौर पर देखते हैं। अब यहां पर यह कहा यह जा रहा है कि जब नई हुकूमत आई तो इस हुकूमत की तरजीहात के अंदर ये पीस प्रोसेस नहीं था। इस हुकूमत की तरजीहात का फोकस नेशनल सिक्योरिटी नहीं था। ये हुकूमत बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों के ऊपर रेड लाइन लगाती, ये टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करती, ये हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ चली गई। इस हुकूमत का फोकस दहशतगर्दी अगर होता तो सवात के अंदर भत्ताखोरी ना शुरू होती, मट्टा के थाने के ऊपर हमला ना होता, इस्लामाबाद के अंदर हमला ना होता। प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात गलत थी। अगर ठीक, आपने अभी जिक्र किया कि ये जो मौजूदा जो एक रिजीम चेंज का आपने वर्ड यूज किया, आपने टर्मिनोलॉजी यूज की, तो क्या अगर इस जो न्यू अपकमिंग जो रिजीम थी उसकी अगर प्रायोरिटी सिक्योरिटी नहीं थी तो उसकी, मुझे तो लगता है कि उसकी प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स भी नहीं थी, इकोनॉमी भी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। अगर हम देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की तमाम जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या वो ऐसी उनकी जो प्रायोरिटी थी इस रिजीम की और है अभी भी कि ये तमाम तर मामला जो है वो अभी तक जो है वो बिल्कुल उसी तरह एक ऐसे सवाल की सूरत में हमारे सामने है कि जो हम रोज का जवाब ढूंढते हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी, तरजीहात थी, वो बड़ी वाजे हैं, उसमें कोई इबहाम नहीं है। इनकी तरजीह ये थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस के सरबराह को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये पीडीएम की हुकूमत करेगी। इनकी तरजीहात थी नैब का चेयरमैन ये लगाएंगे। इनकी तरजीहात थी अपने मुकदमात को खत्म करवाना। इनकी तरजीहात थी कि ये एनआरओ हासिल करें। इनकी तरजीहात ये थी कि ये इस मुल्क के अंदर एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, और इनकी तरजीहात ये थी कि ये इमरान खान को माइनस करें। इनका कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, इनकी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। अब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज आप ये देख लीजिए, इतने बड़े सानहे के बाद, इतने बड़े वाकये के बाद हालत ये है कि यहां पर ब्लेम गेम हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है इस पूरे वाकये का, और इमरान खान साहब भी जवाबी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। और एक करैक्टर है, आप क्या समझते हैं कि किसको हम जो है जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या किसी एक फर्द को, किसी एक शख्स को, किसी एक इदारे को, हम किसको, किसी एक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपको लगता है? देखें, 3 लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैं 3 लोगों की बात करता हूं तो यूं समझिए कि मैं 3 इदारों की बात करता हूं। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की परमानेंट गवर्नमेंट को समझता हूं कि वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। वो इस वजह से रिस्पॉन्सिबल है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनकी मर्जी और मंशा के बगैर नहीं बन सकती। पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्लान उनकी ख्वाहिश, उनकी मर्जी, उनकी फहमो फरासत के बगैर
उनके तदब्बुर के बगैर नहीं बन सकता। आज जो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर एक साबिक डीजी आईएसआई को टारगेट कर रही हैं, आज अब मरियम नवाज की गुफ्तगू सुन लें, कितनी इंसल्टिंग गुफ्तगू है। किस शख्स के बारे में? जनरल फैज हमीद के बारे में। भाई ये कभी किसी एक फर्द का फैसला नहीं होता कि किस मुल्क ने किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस टेररिस्ट ग्रुप से मुज़ाकरात करने हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होता है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये एक मिसकैलकुलेशन थी। नंबर वन, आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसको जवाब देना पड़ेगा। और आज की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उसको भी जिम्मेदार ठहराता हूं। क्यों? क्योंकि आज की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तो ये कहती है कि वो ए पॉलिटिकल है, वो न्यूट्रल है, उसका काम सिर्फ सिक्योरिटी को देखना है। तो अगर ये वाकया होता यहाँ है, पे अभी तो हम क्योंकि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब्दुल रहमान, अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से अपनी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा अब्दुल रहमान, प्रोग्राम क्योंकि हम अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो आप कह रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हम उसका जिक्र करें कि कौन एक कसूरवार या जिम्मेदार, या कौन लोग हैं, या कौन ऐसे सारे पावर स्टेक होल्डर्स, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या वो तमाम लोग जो इस पाकिस्तान की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाने के लिए जो मामूर हैं या इलेक्टेड हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन तमाम तर लूप होल्स को, और किस तरह उनको मज़ीद आने वाले वक्त के लिए जो है वहाँ पे एक स्टॉपेज लगाई जा सकती है ताकि ये लीकेज किसी तौर कम हो और आखिर में वो ख़त्म की जा सके? से पहले हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो हमें किसी एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा था कि आपको सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराना पड़ेगा, और उससे बढ़ के आपको जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जो गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, आप इमरान खान साहब को क्लीन चिट नहीं दे सकते, आप शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट नहीं दे सकते। ये तमाम के तमाम लोग जो कि शख्सी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में उलझे हुए हैं, जिन्होंने इदारों को बिल्ड करने की कोई कोशिश नहीं की, जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोई कोशिश नहीं की। देखिए, बात यह है कि जब आपकी तरजीहात ठीक होती हैं, आपकी डायरेक्शन के अंदर क्लैरिटी होती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद कौम है, ये दुनिया की वो वाहिद अजीम फौज है जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। हम देख रहे हैं कि वहां से नेटो भाग गया, अमेरिका भाग गया। ये हमारी फोर्सेस हैं जिन्होंने टेररिज्म से टूरिज्म का सफर तय किया है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यहां पर हमारे यहां जो इदारे हैं उनको बिल्ड नहीं किया जाता, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती। अब इदारों का मतलब क्या है? इदारों का मतलब ये है कि जो आपके सिविल सिक्योरिटी के इदारे हैं, आप उनको मजबूत करें। आपका जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, आप उसको इतना स्ट्रांग बनाएं कि अगर पुलिस किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को पकड़कर लाती है तो फिर उसका ट्रायल किया जाए। ये जो थानों के ऊपर हमले हैं, ये जो जेलों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया जा रहा है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है बुनियादी तौर पर कि वो आपके इदारों को खोखला कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, वो डीमोरलाइज। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कोई ऐसी विल नजर नहीं आई हमें। अगर हम जिक्र करें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो हमें पता है कि किस तरह मोहतरमा शहीद उनकी जो वालदा हैं वो भी एक दहशतगर्दी की का निशाना बनी, और उनकी उस शहादत से पहले भी उनके ऊपर जो है वो कातलाना हमले हुए। और इसके साथ साथ अगर जिक्र करें और दीगर रहनुमाओं का, अगर हम बात करें पेशावर में जो ANP की बात करें, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है वो कैसे दहशतगर्दी का निशाना बनी। तो विल अगर इन लोगों की नहीं है तो कौन लोग होंगे जो ये विल शो करेंगे और अगेंस्ट द ऑड्स खड़े होकर ये सारी की सारी जो सिनेरियो है इसको बिल्कुल बरक्स इसके काम करेंगे?
देखिए, बात यह है कि एक इशू के ऊपर एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्लियर है या ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानी दी, एएनपी ने कुर्बानी दी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सिंध के अंदर जो मौशी दहशतगर्दी है और उससे जो एक आम आदमी मर रहा है, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या अचीवमेंट है? आज वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, बजाय इसके कि आज शहबाज शरीफ साहब सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। वो पूछ रहे हैं कि इस दहशतगर्दी को कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिसको जवाब देना है वो सवाल कर रहा है, और जो वजीर खारजा है वो मिसिंग पर्सन है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और वो सिर्फ स्टेटमेंट देना है। हम मानते हैं कि बेनजीर भुट्टो की शहादत एक बहुत बड़ा सानिया था, उन्होंने एक आवाज उठाई, लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन सिर्फ इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 70,000 पाकिस्तानी। आप उनकी कुर्बानियों को माइनस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे फौजी जवानों की कुर्बानियों को माइनस नहीं कर सकते। आप इस मुल्क के अंदर जो आम निहत्ते बेगुनाह लोग चर्चेज में मारे गए, मंदिरों में शहीद किए गए, इमाम बारगाहों में शहीद किए गए, मस्जिदों में शहीद किए गए, ये किस वजह से? ये इस वजह से कि इस मुल्क के अंदर 75 साल के अंदर जितने लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने इस कौम को बेचा। कभी किसी ने अफगान जिहाद के नाम पे बेचा, कभी किसी ने इस मुल्क को अनलाइटेंड मॉडरेशन ऑफ इस्लाम के नाम पर बेचा, और हमने देखा कि वो जो लिबरल फोर्सेस थी, वो जो मॉडर्न फोर्सेस थी, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आवाज उठाएंगी, लेकिन वो उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहे। आज आप पूछिए, अभी आप देखें, अगर हम बात करें कि जी जो लिबरल और प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी, उन्होंने भी अगर आवाज नहीं उठाई, उन्होंने भी वो अपना रोल प्ले नहीं किया, तो दूसरी तरफ तो वो शिद्दत पसंद या वो जो ऑर्थोडॉक्स अगर हम बात करें वो अप्रोच अपनाने वाले जो है वो लोग हैं, तो कौन वो विल शो करेगा? या आप क्या समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली कौन पॉसिबल करेगा कि इन तमाम तर सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है इस हद तक सीरियस लेके इसके खिलाफ जो है बाकायदा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की जो है वो रेक्टिफिकेशन हो, कैसे होगी? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये हमारी एक सियासी तारीख का स्याह तरीन एक तारीख है हमारी, और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। यानी आप ये देखिए कि एक 9/11 से पहले का पाकिस्तान है और एक 9/11 के बाद का पाकिस्तान है। एक 9/11 से पहले के तालिबान है और एक 9/11 के बाद के तालिबान है। पाकिस्तान के अंदर आज भी एक क्लियर डिवीजन पाई जाती है, और वो डिवीजन किस तरह की है? एक तबका है जो डे वन से ये बात कहता था कि ज़ियाउल हक साहब का जो फैसला था अफगान जंग में शमूलियत का, वो गलत था। मगर हमने ये देखा कि जब 9/11 का वाकया हुआ और इस वाकये के बाद हम इस वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने, तो हमें एक तकसीम नजर आई। ये तकसीम क्या थी कि ये अमेरिका की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, और हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक हमला हुआ, और उस हमले के अंदर 140 से जायद बच्चे, टीचर्स वो शहीद हुए, और एक कौमी सानिया हुआ 16 दिसंबर को 2014 को। और उसके बाद फिर हमने एक फैसला किया कि नहीं, ये अमेरिका की जंग थी या नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी जंग है और हमें इसको लड़ना है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने तमाम कुव्वतों को जो इख्तिलाफ राय रखती थी, मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखती थी, उनको एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया, और उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उस नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ हमने अपनी वीकनेस के ऊपर काम शुरू किया। काम किस तरह किया कि इस मुल्क में फिर हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, फिर हमने दहशत गर्दों को सजाए मौत दी, और उसके ऊपर अमल दरामद कराया। हमने पूरी फाइट की, और इन्हीं लोगों ने मिलकर की, इसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारे काम करके दिखाए। मुझे ये लगता है कि अगर आज कोई कुव्वत ये काम कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये काम कर सकती है कि वो आज बिठाए इमरान खान साहब को,
आज बिठाए शहबाज शरीफ साहब को, आज बिठाए बिलावल भुट्टो जरदारी को, और इन तमाम स्टेक होल्डर्स को और मजहबी जमातों को बिठाए और बिठाकर एक डिबेट करे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कि यार हमसे गलती कहां पर हुई है, क्यों ये दहशतगर्दी वापस लौट कर आ रही है, क्यों हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इतना ताकतवर नहीं बनाया। अब अच्छा, एक सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं जो कि कुछ हल्के, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है बीइंग अ मीडिया पर्सन, कि बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है कि 2021 का जो अफगानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान हुकूमत जब काबिज हुई, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान के जो हुकूमत थी उस वक्त की हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई कि जो लोग जो टीटीपी, जो यहाँ की पाकिस्तान की कालादम तंजीम टीटीपी के जो वो लोग जो गैर मुसल्लह हो जाएं तो उन्हें वापस आने दिया जाएगा। क्या ये वो वजह तो नहीं बनी कि उनकी वापसी को इतना इजी कर दिया गया और उसके बाद वो दोबारा रीइंफोर्समेंट हुई? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने तो अपनी बात का आगाज ही यहां से किया कि एक मिसकैलकुलेशन थी, एक विशफुल थिंकिंग थी, और वो यही थी कि जो लोग सिलेंडर करने के लिए तैयार हैं उनको वेलकम किया जाए। मसला यहाँ पे ये है कि वो सिलेंडर करने के लिए क्या वाकई तैयार हैं, ये बात अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है। उनके मुतालिबात थे क्या, और किस नहज के ऊपर ये डायलॉग का प्रोसेस चल रहा था, और किस हद तक रियासत सिलेंडर कर सकती थी या कर सकती है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आप फाटा के इंजमाम को केपीके से अलहदा कर दें और फाटा की पुरानी हैसियत को बहाल कर दें। ये टीटीपी ये कह रही थी कि आपने जितने मुकद्दमात कायम किए हैं वो सारे के सारे खत्म कर दें। टीटीपी ये कह रही थी कि हम रियासत पाकिस्तान के कानून को तस्लीम नहीं करते, ये एक नो गो एरिया था, इसको नो गो एरिया रहने दें। यहां पर अगर कोई कानून चलेगा तो वो शरई निजाम चलेगा जिसकी तशरीह ये टीटीपी करना चाहती है। बात यह है कि झगड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर कोई सिलेंडर करना चाहता है, अगर कोई रियासत के आइन और कानून को तस्लीम करना चाहता है, तो रियासत के दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ना करे, पाकिस्तान की बॉर्डर को तस्लीम ना करे, अब यहां पर तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाक अफगान बॉर्डर, वहां पर जो बाढ़ लगी हुई है, उस बाढ़ को आप टीटीपी छोड़ दें, ये तालिबान नहीं तस्लीम करते, जिनको यहां पे हमें बताया गया कि ये अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, यहां पे कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ लोग तलाश कर रहे थे, जिनको समझते थे, उनको बड़ा फख्र था कि अखोड़ा खटक से ये लोग पढ़ के निकले, ही तो हमारे अपने बच्चे हैं। आज जो वो बच्चे थे वो आज हमारे लिए एक बोझ बन गए हैं, सही हमारे लिए। अच्छा, अभी बिल्कुल अब आपने जो बात की, क्या इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मौजूद सूरत हाल है, खासतौर पे पेशावर वाला हमला जो हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना जा रहा है, खासतौर पे जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, प्रिडोमिनेटली पुलिस लाइंस में मौजूद एक पुलिस, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे पुलिस ही एहलकार जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, और वहाँ पे एक मस्जिद के अंदर धमाका, इससे पहले थानों में धमाके हुए केपी में डिफरेंट एरियाज में, इसके बाद चौकियों पे धमाके हुए, हमने देखा पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। आज पेशावर और उससे मुल्का इलाकों में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, केपी पुलिस, वो सरापा एहतजाज हुई, उन्होंने सड़कों पर आकर ये एहतजाज किया कि हमारी इन तमाम तर शहादतों के ऊपर जो है बाकायदा तहकीकात करवाई जाए। तो आप क्या समझते हैं, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो ये अगर ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट क्रिएट होगा तो हम किस तरफ देखेंगे, और पाकिस्तान के जो अवाम है उनका ये ट्रस्ट कैसे बिल्ट रहेगा? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी कुर्बानियां, अगर कोई इस पे सवाल उठाता है तो मेरा ख्याल है कि उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मैं नहीं समझता कि दुनिया के अंदर किसी सिक्योरिटी फोर्स ने इतनी कुर्बानियां दी, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एफसी है, चाहे वो लेवीज है, तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अब आ जाएं इस वाकये की तरफ। प्रॉब्लम यह है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये एक सॉफ्ट टारगेट है, और इस सॉफ्ट टारगेट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को, जिसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है,
अगर आप उस तहफ़्फ़ुज़ देने वाले को, उस चौकीदार को मारते हैं, तो आप नफ्सियाती तौर पर एक पैनिक क्रिएट करते हैं, एक खौफ क्रिएट करते हैं कि देखो, ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अपनी महफूज तरीन जगह पर महफूज नहीं है, तो एक आम पाकिस्तानी भी समझ ले कि वो टीटीपी की रेंज से दूर नहीं है। अब यहां पर आती है बात तहकीकात की। तहकीकात क्यों हो और किस वजह से हो? प्रॉब्लम यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, एक इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कि आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है कि इतने हसास तरीन इलाके में अगर यह खुदकुश हमला था, तो वो खुदकुश बमबार वहां तक कैसे पहुंचा? वो जिन सिक्योरिटी गेट से गुजरा है, जिन चौकियों से गुजरा है, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कैसे आया, और पाकिस्तान में आके वो पेशावर कैसे पहुंचा, पेशावर से वो पुलिस लाइन में कैसे दाखिल हुआ, और वो उस मस्जिद तक कैसे पहुंचा, और अगर ये बारूद है तो ये बारूद कैसे लाया गया, किस तरीके से लाया गया, ताकि पता लगे। ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक का एक वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम को जो है वो कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला, आप बता रहे थे, अब्दुर्रहमान सॉरी, कि क्या ये मामला जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ही अगर सिक्योरिटी के कंसर्न्स को शो करेंगी और उसके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगी, एहतजाज करेंगी, तो पाकिस्तान के आम आवाम का जो एहतजाज है वो किसके खिलाफ होगा? आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जरा आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है सिक्योरिटी के इदारों का। ये टैक्स पेयर की मनी इस पूरे काम के ऊपर स्पेंड होती है। अगर ये आप अनअटेंडेड इन वाकयात को जाने देंगे, आज 100 जायद जाने गई हैं, कल ये जाने मजीद जा सकती हैं, और हम बड़े सानेहात का इंतजार करते हैं और फिर हम जागते हैं। हम रूट कॉज से चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। तो ये एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि आखिर इस स्पेसिफिक एक वाक़े का बेनिफिशियरी कौन है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल गेम की जा रही है, जो ऑप्टिक्स एक अवाम के साथ जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, मैं सिर्फ उसकी एक निशानदही करना चाहता हूं, सवाल की सूरत में करना चाहता हूं। ये आज भी इमरान खान साहब ने एक बड़ी वाज़े तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, जो स्पीच उन्होंने की उससे एक सवाल जनरेट भी हुआ है और क्रिएट भी हुआ है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि यहां पर कुछ लोग हैं और कुछ कुव्वतें हैं जो कि इलेक्शन के प्रोसेस से भागना चाहती हैं, और सरे फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इलेक्शंस को अमनो अमान की सूरत हाल के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है कि अमनो अमान की सूरत हाल जब तक ठीक नहीं होती तब तक इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ ना जाया जाए। तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली, मैं फिर इल्जाम नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत को, इस मौजूदा रजीम को, इस नाअहल हुकूमत को ये सूट करता है कि इस किस्म के वाकयात हों, सिक्योरिटी के सीरियस कंसर्न्स पैदा हों, ताकि लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरी तरफ से मेरे जहन में भी उठता है कि बेशक ये मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, एक तो पहली बात ये कि इतनी कोई कामयाबी से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो दीगर और मामलात हो, सिक्योरिटी भी उसका एक बहुत बड़ा जो है वो मसला रहा है। लेकिन क्या गुज़िश्ता हुकूमतें जो रहीं, और ख़ासतौर पे जो इससे पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की खुद की अपनी हुकूमत थी, उन्होंने क्या वो मेजर्स लिए, और उनके ही दौरे हुकूमत के हवाले से जो है इस जो नई लहर है उसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये वही अगेन ये वो पॉलिसी का बिल्कुल ना होना, पॉलिसी मेकिंग ना होना, या वो अपनी फ़र्ज शनासी ना की जाना? तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत है जो अपना रोल सही तरह प्ले कर पाई, और पॉलिसी मेकिंग में ख़ास तौर पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो पाकिस्तान की, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से दीगर मामलात हो? तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब अभी जो बात कर रहे हैं और इस हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या उनको एक इशारतन एक बात कर रहे हैं कि शायद इससे फ़ायदा जो होगा वो इस हुकूमत को और मौजूदा
इन तमाम सियासी पार्टीज को, अगर जो पीडीएम का हिस्सा है, तो खान साहब का क्या स्टांस है कि वो खुद भी तो यही करते रहे? देखिए राहिल साहब, मैं इमरान खान साहब का कोई सपोर्टर नहीं हूं, कोई फैन नहीं हूं, लेकिन बात मेरिट पर करनी चाहिए। मेरिट यह है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं थी। किसी भी शोबे में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्का इमरान खान साहब ने सर नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी मौसर फॉरेन पॉलिसी थी। इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अफगान अवाम का मुकदमा लड़ा, जिस तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब लेकर आए, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं समझता हूं कि एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फैसला किया टीटीपी से मुज़ाकरात का, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की नीयत खराब नहीं थी। इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी वो गलत नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला गलत था। इमरान खान साहब के उस फैसले से नुकसान हुआ। टीटीपी ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझा। टीटीपी ने पाकिस्तान को झुकाया, मुज़ाकरात की आड़ के अंदर एक टाइम गेन किया, और ये इमरान खान साहब का फेलियर है। लेकिन खान साहब की ये गलती जो है हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लेकिन अगर हम वापस आते हैं, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जो गलतियां हैं या उनका वो फोकस जो होना चाहिए इन तमाम तर मामलात को लेके, खास तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात को और फिक्रात को लेके, तो वो नहीं है। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इंस्टेबिलिटी है, वो कितनी जल्दी खत्म हो सकती है? जबकि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है केपी में खास तौर पे, और गवर्नर साहब ने भी जो है वो ये अंदेशा दिया है कि शायद इन मौजूदा सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं इनके पेश नज़र शायद जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ डिले आ जाएगा, तो आप क्या समझते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरे नेशन वाइड जो है हुकूमत या इलेक्शन कमीशन बाहिफाजत ये तमाम इलेक्शंस जो हैं उसको कंडक्ट कर पाएगी? देखिए, बात यह है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का इम्तिहान है। ये उनका इम्तिहान है, ये उनकी क़यादत का इम्तिहान है। मुझे शहबाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक ही इदारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी तरफ लोग देखते हैं, और वो पाकिस्तान की फौज है। अगर पाकिस्तान की फौज ने चाहा, जो कि वो चाहेगी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को किसी किस्म का कोई चैलेंज आए। ठीक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बेशक उसके ऊपर हम सबको जो है एतमाद भी है और कोई शक और शुबे की बात नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकली सिचुएशन है पाकिस्तान की, अनरेस्ट है, तमाम तर पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, और अगर जब उन्हें वक्त पड़ता है तो नजरिया जरूरत के तहत हम देखते हैं पीडीएम भी बन जाती है और वो अगेंस्ट वन पार्टी खड़ी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनका एक बड़ा रिजिड स्टैंड है। तो पॉलिटिकल जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वो रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। आप क्या समझते हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो बड़े हैं वो अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कामयाब हो भी जाए, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी हमारे सामने जो नजर आ रही है इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान का कैसे भला कर पाएंगी? लास्ट सवाल। मैं एक सिर्फ इस बात के साथ आपकी जोड़ते हुए कि आज इमरान खान साहब ने एक नुक्ता पेश किया, और वो ये किया कि अगर जनरल फैज हमीद को ना हटाया जाता तो आज ये अमन भी आ जाता, आज ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाते। चूंकि आपने एक रजीम चेंज ऑपरेशन करना था और उसकी कीमत आज पाकिस्तान के इस अमन अमान की सूरत हाल की वजह से देनी पड़ रही है। अब जनरल फैज हमीद पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन थे या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, ये तारीख तय करेगी, लेकिन ये खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जो मौजूदा पॉलिटिकल एलीट है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कैपेसिटी है। आप इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब अल्लाह के हवाले कर दी जाए और इसहाक डार की टोटल इकोनॉमी आईएमएफ डिसाइड करेगा, इस मुल्क में बिजली कितने की होगी, पेट्रोल कितने का होगा, टैक्स कितने का लगेगा,
सारे फैसले अगर IMF ने थैंक करने यू हैं सो तो मच। फिर ये एक और बहस छिड़ जाएगी, हम इसको अगले किसी प्रोग्राम के लिए जो है वो रखते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इसहाक डार साहब और दीगर जो बहुत बड़े बड़े जोमा हैं उनकी ये कारकर्दगी देखते हुए पाकिस्तान की जो अवाम है ये मैंडेट उनको देगी या नहीं। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि इस वक्त जो पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल है और इस मौजूदा सूरत हाल में जो सिक्योरिटी के खास तौर पर जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का एक सूबा हो, चाहे वो पाकिस्तान की तमाम तो टेरिटरी हो, इस सूरत हाल से सभी जो है वो डिस्टर्ब भी हैं, इफेक्टेड भी हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो है एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके दरमियान हमारे सामने कैसे वो बिल्कुल बगैर किसी तरद्दुद के जो है एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ ज़ाती जो है वो बातें करते हैं। ना सिर्फ पॉलिसी का ना होना बल्कि इस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन तमाम इकदाम का किए जाना भी बहुत ज़रूरी है इन पॉलिसी मेकिंग के साथ, कि जिनके ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।